आइए अब देखते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। अभी तक हमने देखा कि जो परिवर्तन अल्पकाल में होते हैं वही परिवर्तनशील अनुपातों के अंतर्गत आते हैं। अल्पकाल में इतना कम समय रहता है कि सभी इकाइयों में परिवर्तन संभव नहीं है, तो कुछ साधनों में अनुपातिक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। ये संपूर्ण नियम सिर्फ इसी कथन पर आधारित है। जैसे कि हमने इसके पहले टेबल में देखा कि किस प्रकार हम पहली से तीसरी तक इकाई, जब हमने श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की बाकी अन्य 4 साधनों को स्थिर रखकर, तो पहले से तीसरे साधन की वृद्धि तक आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें वृद्धि हुई है, उत्पादन में अच्छी दर से वृद्धि हुई है। चौथी, पांचवी, छठवीं इकाई में भी वृद्धि हम देख रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ी कम दर में वृद्धि हुई है। छठवीं इकाई में जो वृद्धि है हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 150 पे वो पहुंच गई है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाद भी हमने यहाँ पे उत्पत्ति के साधन में परिवर्तन किया, श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन किया, तो बहुत ज़्यादा हमको कुछ उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिली, बल्कि वो स्थिर हो गई। यानी कि छठवीं में भी आप देख रहे हैं कि 150 और सातवीं में भी 150। अब यहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए, यानी कि आवश्यकता नहीं है कि उत्पादन के किसी एक साधन में वृद्धि की जाए। फिर भी अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 8वीं इकाई का जब हमने परिवर्तन किया तो जो उत्पादन है वो 140 हो गया, यानी कि घट गया। अभी भी रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अगर अगली इकाई का प्रयोग करते गए तो वो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ऋणात्मक हमको प्राप्त होता जा रहा है। तो यही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम हमें बताता है कि किस अनुपात में किस दर तक, किस स्थिति तक उत्पादन की इकाई में परिवर्तन लाया जाए। प्रोफेसर स्टिगलर की परिभाषा से हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार अन्य उत्पादन के साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी साधन की समान अनुपात में जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का अनुपात घटता जाता है। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में उत्पादन के साधनों के संयोग से जैसे जैसे एक साधन के अनुपात में वृद्धि की जाती है, वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का पहले सीमांत उत्पादन पर और फिर बाद में औसत उत्पादन घटता जाता है। तो आपने देखा कि प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार इन्होंने ये माना है कि ये जो उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक में ही परिवर्तन करना है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि अगर आप ऐसा करते हैं, यानी किसी एक, जाहिर सी बात है कि उत्पादन के किसी भी एक साधन में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। दूसरा, अगर हम बेनहम की बात करें तो बेनहम की परिभाषा को अगर हम देखें तो उनका लगभग ये मानना है कि जब साधनों में वृद्धि हम करते हैं तो हालांकि कुल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद औसत उत्पादन घटने लगता है और एक ऐसा समय आता है जब वो शून्य भी हो जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि परिवर्तनशील साधनों का अनुपात किस प्रकार निर्धारित किया जाए, किस स्तर तक अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन में वृद्धि की जाए। ये सारे जो नियम हैं ये कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं। क्या है इनकी मान्यताएं, आइए देखते हैं। ये नियम कहता है कि सारे साधन जो हैं उनमें कुछ साधनों को ही परिवर्तित किया जाए, बाकी को स्थिर रखा जाए, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, इसका मानना है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक रूप से किया जा सकता है। जाहिर सी बात है किया जा सकता है, पहले भी हमने देखा, लेकिन बात यह है कि समय कितना है हमारे पास। अल्पकाल में अगर परिवर्तन करना है तो हमको सबको स्थिर रखकर किसी एक साधन को परिवर्तन करना होगा। दीर्घकाल अगर है हमारे पास तो जाहिर सी बात है सब में परिवर्तन कर सकते हैं। वैसी एक मान्यता ये कहती है कि संगठन व उत्पादन विधि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जहां पर इकाइयों की बात आती है वहां पे हम इकाइयों की संख्या में कमी वृद्धि कर देते हैं। भूमि की बात आती है, हम क्षेत्रफल में कमी वृद्धि कर देते हैं। लेकिन
एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को किसी इकाई के रूप में ना तो हम व्यक्त कर सकते हैं और ना इकाई के रूप में हम उसमें किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि कर सकते हैं। तो जो भी परिवर्तन करना है, चाहे वो अल्पकाल में हो चाहे दीर्घकाल में हो, वो उत्पादन के साधनों में ही संभव है, विधियों में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसी इसकी एक मान्यता यह है कि परिवर्तनशील साधन की सब इकाइयां एक जैसी होती हैं। ठीक है, जो परिवर्तनशील इकाइयां हैं जिनमें परिवर्तन संभव है उनकी इकाइयां एक जैसी होती है, ऐसा इन्होंने माना है। यानी कि श्रमिकों की संख्या में अगर परिवर्तन किया जा रहा है, श्रमिकों की संख्या अगर वृद्धि की जा रही है संख्या में, तो बढ़ाए गए श्रमिकों की योग्यता भी वही होनी चाहिए जो अभी तक कार्य कर रहे श्रमिकों की थी, तभी ये नियम लागू होगा। ये इसकी मान्यताएं थी। लेकिन कब ये नियम लागू होता है, क्या कारण है, कौन कौन से कारण हैं जो इस नियम को हम लागू कर पाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सभी में परिवर्तन संभव नहीं है। हालांकि हम ये मानते हैं कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ा दे या अचानक से हम पूंजी का जो अनुपात है उसको बढ़ा दे। तो ये थोड़ी सी असामान्य सी बात है। इस कारण से भी दूसरी बात, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो स्थानापन्न नहीं होते। जैसे ये नहीं कह सकते कि भूमि कम है तो कोई बात नहीं, पूंजी को लगा देते हैं ज़्यादा, तो क्षेत्रफल को आप नहीं बढ़ा पाए। भूमि अपने आप में एक अलग चीज़ है, पूंजी अपने आप में एक अलग चीज़ है। उत्पादन के पांचों साधनों में कुछ ऐसे संबंध होते हैं कि अगर एक को भी हटा दिया जाए तो उत्पादन संभव ही नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे उत्पादन के 5 साधन देख रहे हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अपने आप में इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग महत्व हैं। इसमें से अगर हम भूमि को गायब कर दें तो क्या सिर्फ पूंजी, सिर्फ संगठन, सिर्फ श्रम, सिर्फ साहस से हवा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे हम? या पूंजी को गायब कर दें, पैसा ही नहीं है, भूमि है हमारे पास, श्रमिक भी हैं, संगठन भी है, साहसी काम करने के लिए तैयार है, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, इम्पॉसिबल, काम कर ही नहीं, उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे साधन अपने आप में विशिष्ट हैं, स्थानापन्न नहीं है। हम एक साधन को दूसरे से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। शायद यही कारण है कि हमको यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू करना पड़ता है। तीसरी, अगर हम इसकी बात करें कारणों की, तो जाहिर सी बात है कि जो साधनों की पूर्ति होती है वो मांग की तुलना में थोड़ी सी सीमित होती है। अचानक से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो अल्पकाल में तुरंत के तुरंत उतनी पूर्ति कर पाना थोड़ा सा असंभव होता है। तो ये सारे इसके कारण थे। अब इस पूरे प्रतिफल के नियम को हम एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अधिक अच्छे से समझेंगे। इस तालिका के आधार पर हम एक परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल के नियम को जानेंगे। इस पूरी तालिका में श्रमिकों की संख्या दी गई है जो कि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। उत्पादन दिया हुआ है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। जब श्रमिकों की एक संख्या एक थी, यानी कि सिर्फ एक श्रमिक उत्पादन करता था, तो कुल उत्पादन हमको 50 क्विंटल मिलता था। औसत उत्पादन भी 50 और सीमांत भी 50 था। अब जबकि श्रमिकों की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई तो कुल उत्पादन 110 हो गया, औसत उत्पादन 55 और सीमांत उत्पादन 60 हो गया। श्रमिकों की संख्या जब 3 हो गई तो कुल उत्पादन 135 क्विंटल हो गया। यानी कि अगर हम 135 को 3 से भाग देके औसत उत्पादन निकालना चाहें तो औसत उत्पादन 45 हो गया। और अगर हम कुल उत्पादन को माइनस करके सीमांत उत्पादन निकालना चाहें तो हम 110 माइनस 135 करते हैं तो ये जो 25 मिलता है ये हमारा सीमांत उत्पादन कहलाता है। जैसे कि हमने पिछले टेबल में देखा था, बिल्कुल उसी तरह हमको कैलकुलेट करके औसत और सीमांत उत्पादन भी निकालना है। जब श्रम की चौथी इकाई का प्रयोग किया गया तो कुल उत्पादन 150 था, यानी कि औसत उत्पादन क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाई 4, 37.5। और सीमांत उत्पादकता हम कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं कि पहले कुल उत्पादन जब 3 इकाई का प्रयोग होता था श्रम की तो 135 था और अब हो गया 150, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है, उसे एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से 150 माइनस 135, 15 की वृद्धि हुई है।
जब श्रम की 5वीं इकाई का प्रयोग किया गया तो कुल उत्पादन 160 था, यानी कि 160 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो औसत उत्पादन हमको मिलता है 32। और अगर हम सीमांत उत्पादकता निकालते हैं तो 150 माइनस 160 ये हो जाता है 10। वैसे ही अगर हम श्रम की 6वीं इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन मिलता है 166, जिसे अगर हम 6 से भाग देते हैं तो औसत उत्पादन मिलता है हमको 27.5। और अगर हम सीमांत उत्पादकता की बात करें तो 160 माइनस 166 करते हैं तो ये 6 मिलता है। 7वीं इकाई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 165 है और 8वीं इकाई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 160 है। इसी तरह औसत उत्पादन 23.6 और 20 है और सीमांत उत्पादन 0 और -5 है। इस पूरे टेबल में हम 3 अवस्थाओं को देख रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार पहली अवस्था, जबकि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाला उत्पादन बढ़ता जाता है। पहली अवस्था वह है जब श्रमिकों की संख्या 1 और 2 थी, यानी कि इसमें वृद्धि होती गई, क्योंकि तीसरी अवस्था में तीसरे श्रमिक को जब हमने वृद्धि की, यहाँ पे तीसरा श्रमिक जब वहां पे आया तो जो कुल उत्पादन है और औसत उत्पादन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सीमांत उत्पादन 25 हो गया, यानी घट गया। अब जब हमने चौथी और 5वीं इकाई का श्रमिकों की इकाई का प्रयोग किया तो हमको द्वितीय अवस्था प्राप्त हुई, यानी कि बहुत पहले हमने जिस उत्पादन के जिन साधनों का प्रयोग किया है उसकी अपेक्षा हमको यहाँ पे जो उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन जो है वो घटता हुआ मिल रहा है। और जब हमने 7वीं और 8वीं इकाई का प्रयोग किया तो हमको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है, मतलब कि जितना हमने साधनों में वृद्धि की उसकी अपेक्षा हमको शून्य उत्पादन या फिर ऋणात्मक उत्पादन हमको मिला है। इस पूरे टेबल को जब हम एक ग्राफ के द्वारा बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तीनों के लिए एक वक्र बनाएंगे, कुल उत्पाद के लिए, औसत उत्पाद के लिए और सीमांत उत्पाद के लिए। कुल उत्पाद के लिए जब हम वक्र का निर्माण करेंगे तो हम OX अक्ष पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा लेंगे और OY अक्ष पर हम कुल औसत और सीमांत उत्पादकता लेंगे। कुल उत्पादकता, औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता को लेंगे। जब श्रमिकों की संख्या 1 थी तो कुल उत्पादकता 50 थी। श्रमिकों की संख्या जब 2 हुई तो कुल उत्पादकता 110 हो गई। श्रमिकों की संख्या जब 3 हुई तो कुल उत्पादकता 135। श्रमिकों की संख्या 4 होने पर कुल उत्पादकता 150। श्रमिकों की संख्या 5 होने पर कुल उत्पादकता 160। श्रमिकों की संख्या 6 होने पर कुल उत्पादकता 166। श्रमिकों की संख्या 7 होने पर कुल उत्पादकता 165 और श्रमिकों की संख्या जब 8 हुई तो कुल उत्पादकता घटकर 160 हो गई। इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एक टीपी वक्र मिल रहा है, जो कि पहले तो बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, फिर उसकी वृद्धि की दर थोड़ी सी धीमी हो गई और फिर वो नीचे की ओर आने लगा। दूसरा, अगर हम औसत उत्पाद वक्र का निर्माण करें तो हम देखते हैं कि जब हमने श्रमिकों की संख्या 1 थी तो औसत उत्पादन 50 क्विंटल, श्रमिकों की संख्या 2 होने पर औसत उत्पादन 55, श्रमिकों की संख्या 3 होने पर औसत उत्पादन 45, श्रमिकों की संख्या 4 होने पर औसत उत्पादन 37.5, श्रमिकों की संख्या 5 होने पर औसत उत्पादन 32, श्रमिकों की संख्या 6 होने पर औसत उत्पादन 27.5, श्रमिकों की संख्या 7 होने पर औसत उत्पादन 23.6 और श्रमिकों की संख्या जब 8 हो गई तो औसत उत्पादन घटकर 20 हो गया। इसके द्वारा हमने औसत उत्पादन वक्र यानी कि एपी वक्र का निर्माण किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो ये बहुत स्पीड में बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर ये नीचे आ गया। तीसरा वक्र हम बनाएंगे सीमांत उत्पादकता का। यहाँ पर हम सीमांत उत्पादकता वक्र के लिए देखते हैं कि जब श्रमिकों की संख्या 1 थी तो सीमांत उत्पादकता 50, श्रमिकों की संख्या 2 होने पर सीमांत उत्पादकता 60, श्रमिकों की संख्या 3 होने पर 25, श्रमिकों की संख्या 4 होने पर 15, श्रमिकों की संख्या 5 होने पर 10, श्रमिकों की संख्या 6 होने पर 6, श्रमिकों की संख्या 7 होने पर सीमांत उत्पादकता 0 और श्रमिकों की संख्या जब 8 हो गई तो सीमांत उत्पादकता घटती हुई अवस्था में यानी कि x एक्सिस से नीचे जाकर -5 पर आ जाता है।
यहाँ पर हमने MP वक्र यानी कि सीमांत उत्पादकता वक्र का निर्माण किया, तो हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर हमको 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है। पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता है, दूसरी अवस्था में घटता है और तीसरी अवस्था में वो शून्य होकर ऋणात्मक होने लगता है। तो ये पूरा ग्राफ हमको बताता है कि किस प्रकार प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक अनुपात में बढ़ता है, यानी कि तेजी से बढ़ता है। हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने तीसरी इकाई से छठवीं इकाई के प्रयोग पर सीमांत उत्पादकता को निरंतर हम घटाते गए, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत दूसरी अवस्था लागू हो रही है। इस नियम की दूसरी अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि हो जाती है उसकी तुलना में सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। ऋणात्मक जो अवस्था है इसे हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक सीमांत उत्पादन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्था है। आइए इस पूरे ग्राफ पर हम परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के तीनों अवस्थाओं को देखें। इस पूरे रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर रेखा पर परिवर्तनशील इकाइयों की संख्या और ओ वाई पर हमने यहाँ पर औसत उत्पादन, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन को दिखाया है। हमने इन तीनों पर 3 वक्र बनाए हैं, टीपी यानी कि कुल उत्पादन वक्र, एपी यानी कि औसत उत्पादन वक्र और एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन वक्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की इकाई या स्थिर साधनों के साथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमको कुल उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है, यानी कि कुल उत्पाद टीपी वक्र ओएम परिवर्तनशील साधन के प्रयोग तक अधिकतम हो जाता है और एच बिंदु के बाद कुल उत्पादन वक्र की ओर गिरने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुल उत्पादन वक्र की प्रवृत्ति बढ़ने की है, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन की दर समान नहीं है।